बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजू और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसका नाम है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और ये सर के ऊपर से ऐसे फ्लाई करके गुजर जाता है। तो इसको इंशाल्लाह हम सर के ऊपर से नहीं गुजरने देंगे। इसको अगर आप समझ के और थोड़ी सी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। तो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ये है कि जब कॉमन लॉ इंग्लैंड में चल रहा था तो कॉमन लॉ में जो रेमेडीज थी वो रेमेडीज बहुत ही लिमिटेड थी, यानी उनके पास जो एक रेमेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, कॉमन थी, और वो थी पिक्यूनरी कंपनसेशन, जिसे आप हर्जाना कहते हैं, जिसे आप डैमेजेस भी कहते हैं समटाइम्स। तो उनके पास ये वाली रेमेडी थी कि जो भी आया, अगर कोई आया जी मेरा कंट्रैक्ट फलां बंदे ने पूरा नहीं किया जी इसको हर्जाना दे दो, हाँ जी मेरा ये वाला इंस्ट्रूमेंट गलत हो गया जी इसको हर्जाना दे दो। तो जो भी बंदा आया अपने राइट की इंफ्रिंजमेंट के लिहाज से उसको उन्होंने जो रेमेडी दी दैट इज ओनली पिक्यूनरी कंपनसेशन, डैमेजेस, हर्जाना, मतलब जो भी आप इसे कह लें। तो इसके अलावा उनके पास रेमेडीज नहीं थी। तो इक्विटी जब आई, इक्विटी ने क्या किया कि रेमेडीज को इन्हांस किया। इक्विटी ने आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दी, इक्विटी ने आपको इंजंक्शंस दिए, इक्विटी ने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, दिस टाइप ऑफ रेमेडीज आपको इक्विटी ने दी। और फिर इन सब को एम्बॉडी करके एक एक्ट बना दिया गया जिसका नाम उन्होंने रखा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसे कहते हैं कि ये रिलीफ इन स्पेसीज है। रिलीफ इन स्पेसी का मतलब होता है द एग्जैक्ट रिलीफ, कि जो रिलीफ बंदा डिमांड कर रहा है दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ। और ये उन चीज़ों पे जो है फोकस करता है कि आपने जो ओब्लिगेशन है अपना, आपने जो कंट्रेक्चुअल आपके ओब्लिगेशंस हैं वो आपने पूरे के पूरे फुलफिल करने हैं, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आपको पिक्यूनरी कंपनसेशन दे दी जाए। अब जो पिक्यूनरी कंपनसेशन होती है वो समटाइम्स एडिक्वेट नहीं होती। कैसे एडिक्वेट नहीं होती? अगर आप जिस बंदे पे पिक्यूनरी कंपनसेशन या हर्जाना डाल रहे हैं, अगर वो बैंकरप्ट है, दिवालिया है, तो वो कैसे आपको पिक्यूनरी कंपनसेशन देगा? अगर आपने एक ऐसी पेंटिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका पेंटर एक बहुत ही मशहूर पेंटर था और वो पेंटर मर चुका है, तो वो वाली पेंटिंग आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो बंदा आपको पेंटिंग नहीं दे रहा, तो कैसे जो हर्जाना है, जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है, उस पेंटिंग का इनलीव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पेंटिंग एक नायाब पेंटिंग है और पिक्यूनरी कंपनसेशन उसको जो है एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं कहा जाएगा। वो जो पिक्चर होगी वही उसका एग्जैक्ट रिलीफ होगा, और वही उसको अगर चाहिए होगा तो वो क्या करेगा? वो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू उसको हासिल करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अच्छा, अब इसमें जो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 पाकिस्तान में है, ये कौन कौन से रिलीफ आपको देता है? सबसे पहला रिलीफ, इसमें दो मेन रिलीफ हैं, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा मेन रिलीफ है इंजंक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ है वो आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ उसको इन्फोर्स करता है, अनलॉफुल नहीं है, तो वो क्या होगा? वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब अगर एक बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है तो दूसरा बंदा कोर्ट में जाके उस बंदे को बाइंड कर सकता है कि ये बंदा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको हर्जाना देने चल भाई
तो वो हर्जाना नहीं लेगा, वो कहेगा कि मेरा स्पेसिफिकली इसको इन्फोर्स किया जाए। तो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फर्स्ट रिलीफ है जो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है। इसके बारे में कुछ कंडीशंस हैं जो हम इसके टॉपिक में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में तफसीलन पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। तो ये सारी तफसील हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला जो रिलीफ है वो है इंजंक्शन। अब इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू अ पर्सन। किसी बंदे को ऐसा ऑर्डर दिया गया कि आप कुछ करो या आप कुछ ना करो, तो वो क्या होगा? वो होगा इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अंडर डिस्प्यूट है। अब ऐसी सूरत में कोर्ट एक इंजंक्शन उसे दे देगी, इसे आप स्टे भी कहते हैं, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कोई मकान ना बनाया जाए, इसको में कोई चेंजिंग ना की जाए, इसको स्टे कर दिया जाए। तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन, कि इसको स्टॉप कर दो यहीं पे ताकि स्टेटस को वाला मामला जो है बरकरार रहे। तो इंजंक्शन क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्डर कि कुछ करो या कुछ ना करो जो आपको लॉ कहता है उसके मुताबिक, तो वो कहलाएगा इंजंक्शन। इंजंक्शन टेम्पोररी भी होते हैं, इंटरलोकेटरी भी होते हैं और परपीचुअल भी होते हैं। तो इनको भी हम तफसील से इंजंक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब अगली है जी समरी रेमेडी। समरी रेमेडी क्या होता है कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा किराए के मकान में रह रहा था और उसको इलीगली जो मालिक मकान है वो डिस्पोजेस कर देता है, मकान से निकाल देता है। अब जो मालिक मकान है उसका मकान है, वो चाहे तो निकाल सकता है चाहे तो नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर वो अनलॉफुली आपको विदाउट नोटिस या किसी और लॉ के बगैर आपको निकालता है तो वो क्या होगा? वो अनलॉफुल होगा। तो ऐसी सूरत में आप एक समरी रेमेडी कोर्ट से ले सकते हैं उस पोजेशन को रिस्टोर करने की। तो ये भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है। वैसे तो अगर आप टाइटल के मतलब हिसाब किताब में जाएं कि जी सीपीसी के तहत मेरा ये टाइटल बनता है, मेरा नहीं बनता, तो वो एक बहुत लंबा केस हो जाएगा। तो समरी रेमेडी के तहत आपको पोजेशन रिस्टोर करवा के दी जा सकती है इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो समरी रेमेडी भी ये आपको देता है। इसको भी हम तफसील से इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सारे रिलीफ जो हम पढ़ रहे हैं इनके अलग अलग टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम इनको बहुत ही तफसील से पढ़ेंगे। आगे आता है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रा कर लिया, यानी कि कोई एग्रीमेंट जो है वो पेपर की शक्ल में ले आए और उस पेपर में आप दोनों फ्रीकैन की गलती से, कॉमन मिस्टेक से या किसी एक फ्रीक के फ्रॉड से उसमें कोई मतलब गलती होगी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? कोई एक पार्टी जाके उस गलती को सुधार सकती है। यानी कि अगर 50,000 की जगह से मतलब 1 लाख लिखा जा चुका है तो कोई एक पार्टी कोर्ट में जाके उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा सकती है। तो ये रेमेडी भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने मुहैया की है। इसको भी तफसील से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनलॉफुल है, वाइडेबल एट लॉ है और आपको पता चलता है कि वो हमने कर लिया है, तो उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हैं, यानी कि रिसीजन भी उसकी करवा सकते हैं, उसको ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो इसको भी तफसीली हम पढ़ेंगे। तो अगली जो रेमेडी है वो है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने जनरेट कर दिया है जो कि वाइड है या वाइडेबल है या अनलॉफुल है और आपको एक ऐसा खतरा भी है कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर हमने आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया तो ये आपको एक सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है, तो ऐसी सूरत में आप उस इंस्ट्रूमेंट की कैंसलेशन भी करवा सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू।
उसमें उसके बाद आता है जी डिक्लेरेटिव डिग्रीज। डिक्लेरेशन भी आप करवा सकते हैं। अब डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट होती है कि फॉर एग्जांपल आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास उस घर का टाइटल है, तो एक बंदा रोज आके आपको कहता है कि भाई जी ये तो घर मेरा चल, तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि भाई एक डिक्लेरेटरी डिग्री जो है वो कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये घर मेरा है। कोई बंदा आके मुझे ये ना कहे कि भाई ये घर मेरा है, या ये रास्ता मेरा है, या ये जगह मेरी है, या ये चीज़ मेरी है। तो ऐसी सूरत में जो जो डिक्लेरेशन होती है वो भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो मुहैया करता है। तो आज हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि ये कौन कौन से रिलीफ जो है वो आपको मुहैया करता है। इन सारे रिलीफ को हम वन बाय वन इंशाल्लाह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कवर करेंगे, और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।